हेलो एवरीवन। कोर्सेरा एपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपी आरओ की हम लोग प्रैक्टिस सीरीज सॉल्व किए थे, जिसमें हमने 2 सेट तो सॉल्व कर लिया है। आज हम देखेंगे ध्येय आईएएस का ये तीसरा सेट। इस सेट में टोटल 140 क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम कोशिश करेंगे इसको 3 भागों में विभाजित करके देख लें। 2 सेट 50-50 क्वेश्चन के होंगे और 1 सेट 40 क्वेश्चन का होगा। जो लास्ट में होगा उसमें करंट अफेयर, मैथ के क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। तो चलिए आज का हम सेट देखते हैं। इस सेट में अगर आपको ये सेट पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को और अन्य सगी संबंधियों को रिकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम सेट देखते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, उपनिषद काल में राजा जनक शासक थे। कहाँ के शासक थे राजा जनक, आपको ये बताना है। कथन ए दिया हुआ पंचाल के, बी दिया है कैकेयी के, और सी दिया है विदेह के, और डी दिया है काशी के। तो बताइए कहाँ से राजा जनक का संबंध था। आप जल्दी जल्दी सॉल्व करिएगा, अपने मन में जल्दी से आंसर अपने सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर हम आंसर बताएंगे। राजा जनक विदेह के संबंध रखते थे। अगर पंचाल की बात करें तो पंचाल से संबंध किसका था, राजा प्रवाहड़ जाबली का। राजा प्रवाहड़ जाबली का संबंध किसे था, पंचाल से। और फिर कैकेयी से बात करें तो किसका था, कैकेयी का। राजा अश्वपति का संबंध था कैकेयी से। फिर काशी से किसका संबंध था, अजातशत्रु का था। राजा अजातशत्रु का संबंध था काशी से। काशी इस समय जो बनारस है उसी को पहले काशी कहते थे। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक को नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख माना जाता है। जिसे नहरों की जानकारी मिलती है उसको कौन सा अभिलेख है वो। ए दिया हुआ है रुमनदेई स्तंभ, बी दिया हुआ है हाथी गुफा अभिलेख, सी दिया जूनागढ़ अभिलेख, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस अभिलेख से प्रथम जानकारी मिलती है नहरों की। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर मैं इसमें ये बताऊँ आपसे कि नहरों की जानकारी किस में मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है। अब हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है, चेंदी वंश के, जो चेदी वंश थे, चेदी वंश के शासक खारवेल से संबंधित हाथी गुफा है। खारवेल से संबंध है हाथी गुफा का। बताइए इसमें नंद वंशी शासक महापदानंद जो थे, उनके द्वारा कलिंग में, कलिंग आपको पता है उड़ीसा में है, वहाँ पे एक नहर खुदवाई गई थी जिसकी जानकारी मिलती है हाथी गुफा अभिलेख में। इसीलिए इसको माना जाता है कि ये पहला साक्ष्य है जो नहरों की जानकारी देता है, हाथी गुफा अभिलेख। अब रुमनेई अभिलेख का संबंध किससे है बताइए। इसको लुम्बिनी स्तंभ भी कहते हैं। देखिए ये अशोक स्तंभ पर लिपित संदेश है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। बौद्ध धर्म से संबंध इसका होगा, क्योंकि अशोक से, तो अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, उसको बढ़ावा देता था, तो ये बौद्ध धर्म अगर कहीं कथन में आता है तो वो भी सही होगा। अब जूनागढ़ अभिलेख की बात कर लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख, इसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख को। ये रुद्रदामन के विजयों, उसके व्यक्तित्व, उसके कृतित्व का विवरण देता है कौन, जूनागढ़ अभिलेख। तो ये सारे विवरण थे, बस याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा सही आंसर था बी। चलिए अगले देखते हैं। कवि वाणभट्ट की कृति से किस एक सम्राट के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। आपको ये पूछा जा रहा है कि जो वाणभट्ट थे, इनकी कृति कौन सी थी, आपको पता होगा तो आसानी से लगा लेंगे। वाणभट्ट की कृति किस एक सम्राट के विषय में विस्तृत जानकारी या सूचना प्राप्त होती है। ए हर्षवर्धन, बी यशोवर्मन, और सी नंदवर्मन, डी गोपाल। तो बताइए किसके, इनकी जो कृति है उससे किसके शासन के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। आप लोगों ने हर्षचरित का नाम सुना होगा। हर्षचरित का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। तो इसमें हर्ष के संबंध में जानकारी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाणभट्ट जिनकी जो कृति है हर्षचरित, उसमें हर्ष के बारे में विवरण मिलता है। चलिए अगला है, यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है, मिलान करना है। यहाँ पे मठ दिया हुआ है, यहाँ प्रदेश दिया हुआ है। श्रृंगेरी प्रदेश कहाँ पर, श्रृंगेरी जो है मठ कहाँ पे है, उसके सामने दिया हुआ है कर्नाटक। बी दिया है ज्योति मठ, ज्योति मठ हमने ये प्रैक्टिस कर रखा है, ज्योति मठ यहाँ दिया हुआ हिमाचल प्रदेश। सी दिया पुरी, तीसरा कथन दिया पुरी उड़ीसा, और 4 दिया द्वारका गुजरात। तो बताइए इनमें से कौन सही सम्मिलित है। आप लोगों को याद आ रहा हो तो ज्योति मठ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूके में है, उत्तराखंड में है। तो बताइए अगर आप 2 को एलिमिनेट कर देते, ये कैंसिल फिर ये कैंसिल। अब बताइए आप लोगों को थोड़ा भी आइडिया हो रहा होगा कि पूरी उड़ीसा में है। आपको पता होना चाहिए कि पूरी उड़ीसा में है, तो तीसरा हमारा सही हो गया। ऐसे में हमारा आंसर सीधे निकल जाएगा ए, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं 3। तो हमारा 1, 3, 4 सही है। श्रृंगेरी मठ जो है वो कर्नाटक में स्थित है, पूरी उड़ीसा में है, और द्वारका गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्बर्ट बिल का संगठित रूप से विरोध करने के लिए अंग्रेज यूरोपी ने किस एक संगठन की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने जो
ये इल्बर्ट बिल था, इसका विरोध करने के लिए कौन से संगठन की स्थापना की थी उन्होंने? आपको याद है? ये यूरोपीय डिफेंस एसोसिएशन नाम से संस्था गठन किए थे ये लोग। और ये इल्बर्ट बिल का विरोध क्यों करते थे? इल्बर्ट बिल लाया किसने था? तो लॉर्ड रिपन ने लाया था इल्बर्ट बिल। अब देखिए इल्बर्ट बिल को क्या इसमें इम्पोर्टेंस था? तो इसमें इम्पोर्टेंट ये था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो यूरोपीय नागरिकों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकते थे। इसीलिए ताकि ये यूरोपीय जो लोग थे इनको इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ये जो भी कांड करते थे यहाँ पे भारत में, अगर भारतीय न्यायाधीश सुनेगा तो कहीं अच्छा निर्णय देगा, और जो यूरोपीय अगर सुनेगा तो इनके पक्ष में निर्णय देगा। तो अगर ये इसी बचाव के लिए चाहते थे कि हमारा सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही करे, तो इल्बर्ट बिल में क्या कर दिया गया? तो ये समाप्त कर दिया गया कि अब भारतीय न्यायाधीश भी सुन सकते थे। तो इसीलिए लोग उससे बचाव के लिए यूरोपीय डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना किए थे। अब चलिए लॉर्ड रिपन के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्थानीय शासन का जनक किसे कहते हैं? तो स्थानीय शासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन ही है स्थानीय शासन का जनक। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? तो इसने ही समाप्त किया था। और इसने प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो ने करवाया था। आपसे पूछा जाए कि प्रथम जनगणना किसने करवाया था, जो कि अनियमित था, नियमित नहीं था पहला जनगणना, तो किसने करवाया था? लॉर्ड मेयो ने करवाया था। मेयो, लॉर्ड मेयो ने करवाया था प्रथम जनगणना। कब करवाया था बताइए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नियमित जनगणना किसने करवाया था? लॉर्ड रिपन ही था जो कि नियमित जनगणना करवाया था। अभी तक हो रहा है, पहली बार ऐसा है, जो पहली बार नहीं इसके पहले भी हुआ है, लेकिन इस वर्ष का जनगणना 2021 में हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। अब ये देखिए कब होगा। तो चलिए हम, और ये सारी चीज़ ब्यूरो थे लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन ने ही लाया था इसको, यूरोपीय डिफेंस एसोसिएशन का गठन किया गया था किसके? इल्बर्ट बिल के विरोध करने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में किसने लागू किया था? ये आपको बताना है। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत मतलब ये है कि मान लीजिए सोसाइटी के अलग अलग हायरार्की, आप जानते होंगे समाज के अलग अलग वर्ग सतह के, ऐसे मान लीजिए ये सबसे निम्न के हो गए, उसके ऊपर ही है, उसके ऊपर ही है, उसके ऊपर ही है। तो मान लीजिए आप सबसे ऊपर वाले वर्ग को शिक्षित करेंगे तो वो नीचे वाले को सिखाएगा, फिर वो नीचे वाला सीख करके उससे नीचे वाले को सिखाएगा, मतलब ये शिक्षा छन छन के सबके पास पहुंचेगी। तो ये बात इसमें थी, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। इसको कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो इसको किसने लाया था बताइए, आपको पता हो तो बताइए किसने लाया था इसको सबसे पहले? देखिए इसको सरकारी नीति के रूप में लागू किसने किया था, पहले ये समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन का पहले हम आंसर देख लेते हैं। तो इसको लॉर्ड ऑकलैंड ने लाया था, इसको सबसे पहले लागू किया था सरकारी नीति के रूप में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को। लेकिन अगर इसको लाने की बात की जाए, सबसे पहले लाया किसने था? लॉर्ड मैकाले जो था, यहाँ पे लॉर्ड मैकाले ने दिया है। लॉर्ड मैकाले जो था अपने मिनट्स रिपोर्ट में इसके बारे में विवरण दिया था। कब? 1835 में। और ये कब आते हैं? लॉर्ड ऑकलैंड, ये जस्ट 1836 में आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, और इसको सरकारी नीति के रूप में लागू करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। इतनी सी बात है, याद रखिएगा, आसानी से याद रहेगा आपको। चलिए अगला देखते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड ने कब इसको लागू किया था सरकारी नीति के रूप में? किसने लाया था आपसे पूछा है तो मैकाले लाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भिखारी से अधिक घृणा करते हैं, सॉरी अंग्रेज भिखारी से अधिक घृणा करते हैं, ये कथन है। और मैं सोचता हूँ कि भिखारी घृणा के पात्र भी हैं। उपयुक्त कथन किसका है तो बताइए। ये लाला लाजपत राय का कथन है। लाला लाजपत राय ये जो INC था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें कौन सा उदारवादी का दौर चल रहा था। इसमें उदारवादी क्या कहते थे? मांग करते थे उदार तरीके से, अंग्रेजों से अपनी बातें उदार तरीके से रखते थे, तो ये भिखारी इनको बोलते थे क्योंकि ये गर्म दल के थे। लाला लाजपत राय उदार दल वाले मानते थे कि विद्रोह करके नहीं आज़ादी ली जा सकती, प्यार से ली जा सकती, उनका सहयोग करके लिया जा सकता है, समाज में बदलाव सहयोग करके लाया जा सकता है, ये उदारवादी मानते थे। ये लाला लाजपत राय कहते थे कि अंग्रेज जो हैं वो भिखारी से अधिक घृणा करते हैं, और मैं सोचता हूँ कि भिखारी घृणा के पात्र हैं भी। तो ये लाला लाजपत राय का कथन है। कुछ और लोगों के कथन के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें, जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था कांग्रेस को लेकर के। बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, पदों के भूखे हैं। पदों के भूखे शब्द आएगा तो कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये कथन। और लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था कांग्रेस को लेकर के? लॉर्ड डफरिन ने यह कहा था कि जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है कौन? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बात याद रखिएगा, जब डफरिन की बात आ जाएगी तो अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब कुछ ही वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब अमीरों का ही प्रतिनिधित्व करती है, ये कह रहा था डफरिन। तो ये इतनी सी बात अब याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं।
अब्दुल हमीद लाहौरी जो कि एक राजकीय इतिहासकार थे, किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे, आपको ये बताना है। अब्दुल हमीद लाहौरी के बारे में बताना है। कथन ए दिया हुआ अकबर के, बी औरंगजेब के, सी शाहजहां के और डी दिया हुआ मोहम्मद शाह के। तो बताइए किसके ये दरबार में थे अब्दुल हमीद लाहौरी। उम्मीद है सभी लोगों ने यहाँ पे आंसर लगा लिया होगा। इन्होंने अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा था। बादशाहनामा बादशाहनामा लिखा था इन्होंने, कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। और किसके दरबार में थे ये? यह शाहजहां के दरबार में थे। हमारा सही आंसर यहाँ पे हो गया सी, शाहजहां के दरबार में थे और इन्होंने बादशाहनामा लिखा था। और शाहजहां के कालीन इतिहास का वर्णन भी इसमें किया था इन्होंने। कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी एक यात्री थे जो आए थे। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। इंदु प्रकाश या एम.जी. रनाडे दिया हुआ, बी नेटिव ओपिनियन, बी एन मांडलिक है, और सी दिया बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले, डी इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर। तो बताइए इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें अगर बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करें तो किसका है? सर फिरोज शाह मेहता का है बॉम्बे क्रॉनिकल, और ये अंग्रेजी पत्र है। नेटिव ओपिनियन ये भी अंग्रेजी पत्र है। अब गोपाल कृष्ण गोखले ने भी 2 पत्रिका लिखा था, बताइए कौन सा? एक मराठी था, मराठी, ये मराठी किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी में था, ये इंग्लिश में था। और फिर ये केसरी था, केसरी, केसरी कौन से भाषा में था पूछा जा सकता है आपसे। केसरी मराठी में था। ये मराठी जो है इंग्लिश में है, केसरी मराठी में था। अब ये बात याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले का ही था। एक मिनट, गोपाल कृष्ण गोखले का नहीं था, सॉरी हमसे गलती हो गई, वो बाल गंगाधर तिलक का था। बाल गंगाधर तिलक का है। कौन सा? मराठी, मराठी किसका है? मराठी बाल गंगाधर तिलक का है, महाराष्ट्र से संबंध रखते थे वो। ये किस में है? इंग्लिश में है। और फिर केसरी की बात कर लें, केसरी, केसरी कौन से? मराठी में है। ये बाल गंगाधर तिलक का है, गोपाल कृष्ण गोखले का नहीं है। गलती हो गई है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। आप लोगों को अगर याद रहो गोपाल कृष्ण के गोखले कौन से पत्रिका लिखे थे, कौन से पत्रिका संबंध रखते थे, तब नीचे बता सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, कौन सा सही है ये बताना है आपको, मिलान करने के बताना है। यहाँ पे दिया है बेलूपंथी, बेलूपंथी विद्रोह, सामने दिया हुआ झारखंड, कोल विद्रोह केरल दिया हुआ है, अहोम विद्रोह बंगाल दिया हुआ, और तेभागा विद्रोह असम दिया हुआ। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, मिलान कीजिए। देखिए अगर मुझसे कहिएगा इसको कैसे मैं मिलान करूँगा, तो मुझे याद आ रहा है कि तेभागा विद्रोह जो हुआ था वो हम लोगों ने पिछले सेट में डिस्कस किया था। कहाँ पे? बंगाल क्षेत्र में। और एक तिनकठिया प्रथा था वो बिहार में हुआ था। पहले बंगाल क्षेत्र में होता है तेभागा विद्रोह, फिर इसके बाद आता है 17 में कौन सा? तिनकठिया प्रथा को लेकर के विद्रोह होता है। अहोम, अहोम आप साम्राज्य का नाम सुने होंगे, तो कहाँ का है? अहोम किंगडम, आपको याद आ रहा है कुछ नाम? ये असम का, आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा, अहोम किंगडम असम। तो आप इतने पे मिलान करने का प्रयास कीजिए। डी का 3, डी का 3 2 जगह है, और सी का 4, सी का 4 भी 2 जगह है। इनफैक्ट सी का तो 4 सब में दे दिया है, किसी को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सी का 4 है। अब बताइए कोल विद्रोह और बेलूपंथी विद्रोह, आप यहाँ पे नाम से क्या लग रहा है कौन किस रीजन से संबंध रख सकता है? इसमें कोई ऐसा नाम लग रहा है जो आप सुने हुए हैं? बिल्कुल, कोल विद्रोह तो आप नाम सुने ही होंगे। कहाँ से संबंध है इसका? झारखंड से। बी का 1, बी का 1 में है, तो हमारा डी आंसर करेक्ट निकल गया। अब बेलूपंथी के बारे में नहीं, बेलूपंथी के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो भी आप कोल विद्रोह के आधार पर लगा सकते थे। बेलूपंथी विद्रोह कहाँ से? केरल से संबंध रखता है ये, तो हमारा सही आंसर निकल गया डी। अब इस तरीके से लॉजिक लगा के करिएगा, आसानी से लगा लेंगे। और यूपी पीसीएस में एक और लॉजिक लगता है, देखिए इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डी में 2 जगह दिया हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा, डी में 2 जगह दिया, मतलब डी का 3 तो आप मान सकते हैं। अब सी में 4 जगह दिया है, सी का 4 मान सकते हैं। अब इसमें देखिए बी में 1-2 जगह है, समझ में आ रहा है आपको? 1-2 जगह है, तो ज़्यादा प्राइवेट प्रोबेबिलिटी है ना बी का 1 होने का, बिल्कुल सही है। अब ए का देखिए, एक में क्या हुआ है, एक में जो 2 है 2 जगह दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है एक यहाँ पे दिया हुआ है, ए का 2। अब इस लॉजिक से भी लगाएंगे, आपको एक भी कथन ना पता हो तो भी अगर आप फेल होने के कंडीशन में आ रहे हैं तो इस तरीके से तुक्का लगा के पास हो सकते हैं। मतलब ऐसे स्टेट लेवल के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। यूपीएससी में ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, कोई गलत हो जाएगा। यूपीएससी में ऐसी इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए।
लेकिन स्टेट पीसीएस में ऐसे रिस्क ले सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त को मिली उपाधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए दिया हुआ है धर्म प्रचार, बी दिया कबीरज, सी दिया है भारत का नेपोलियन। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसी उपाधियां थी जो समुद्रगुप्त को प्रदान की गई थी? इनमें से अगर हम देखें तो सभी प्रदान की गई थी समुद्रगुप्त को। कैसे? देखिए प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जब पढ़ेंगे आप वहाँ पे, तो उसमें क्या किया है, धर्म प्रचार बंधु बोला गया है इसको। किसको? समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद में, इसमें उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है, उसमें मिलता है। अब बिसेंट स्मिथ ने क्या बोला था? भारत का नेपोलियन बोला था समुद्रगुप्त को बिसेंट स्मिथ ने। फिर कविराज क्यों कहा जाता है? कविराज, देखिए इसके सिक्कों पे देखेंगे, इसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। संगीत का प्रेमी था, कवि का भी संरक्षक था, विद्या का संरक्षक करता था ये। तो मतलब एक तरह से देखें तो ये काफ़ी लेजेंडरी पर्सन था, ये वेल एजुकेटेड पर्सन था। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा सी, इसीलिए इसको कविराज बोला जाता था। चलिए हुमायूं तथा अफगानों के मध्य लड़े गए निम्नलिखित युद्धों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको पहला दिया हुआ चौसा का युद्ध, दूसरा दिया कन्नौज का युद्ध, तीसरा दिया चौराहा का युद्ध। तो बताइए इनमें से कौन सही सम्मिलित है? उम्मीद है आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। चलिए हम देखते हैं चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध होता है 1500, कब होता है? 39 में, 1539 में होता है चौसा का युद्ध। फिर कन्नौज के युद्ध की बात करें तो ये 1540 में होता है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच होता है? शेर शाह के बीच होता है, और शेर शाह अफगान था, तो आप अफगान भी कह सकते हैं, डायरेक्ट शेर शाह या अफगान कह लीजिए। फिर उसके बाद और किसके बीच? हुमायूं के बीच होता है, जिसमें हुमायूं हार जाता है और इसका राज हो जाता है दिल्ली पे और आगरा रीजन पे। चलिए अब यहाँ इसको तो कन्नौज की बात कर लें, तो कन्नौज का युद्ध कब होता है बताइए? कन्नौज तो कन्नौज का 40 में, 1540 यहाँ पे हुआ, थोड़ी सी गलती हो गई। देखिए आप फिर दोबारा डिस्कस करते हैं, कन्नौज का कब? कन्नौज का 1540 में होता है। यूरो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, कन्नौज का 1540 में होता है। फिर इसके बाद देखें हम, दौराहा के युद्ध कब होता है? दौराहा के युद्ध ये 1532 में होता है। दौराहा के युद्ध किसके किसके बीच होता है? महमूद लोदी और हुमायूं के बीच लड़ा जाता है ये, जिसमें हुमायूं की विजय होती है इसमें। लेकिन यहाँ पे देखिए चौसा, चौसा के युद्ध होता है 1539 में। देखिए ये हुमायूं होता है, चौसा के युद्ध में भी हारता है, और फिर कन्नौज के युद्ध में भी हारता है, दोनों में हारता है ये। और इसके बाद फिर यहाँ पे दिल्ली में किसका राज होता है? शेरशाह सूरी का राज हो जाता है। फिर पुराना किला वगैरह सारा कुछ ये होता है, आगे इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा इसको। तो इसका सही आंसर कैसे आप अरेंज करेंगे बताइए? सही क्रम में चयन करना है इसको। तो अगर आप इस तरीके से चयन करेंगे तो सबसे पहले ये आ जाएगा 32, फिर 39, फिर ये आ जाएगा 1 2 3। तो हमारा हो गया 3, और उसके बाद 1 2, डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ, पहला पंजाब का कूका विद्रोह, दूसरा दिया कृषि एवं वाणिज्य विभाग का गठन, 3 दिया भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन। उपयुक्त घटना किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? किस एक जनरल के कार्यकाल से संबंधित है, ये बताना है आपको। बताइए इनमें से किसके कार्यकाल से संबंधित है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम इसमें डिस्कस करें तो इसमें देखिए पहली बात तो हमको ये देखने की जरूरत है किसके समय के हैं, तो अगर आपको पता हो तो आसानी से लगा लेंगे। तो चलिए इसमें लॉर्ड मेयो जिन लोगों ने लगाया है, ए उनका बिल्कुल सही है, लॉर्ड मेयो के काल से संबंधित है। लॉर्ड मेयो कब से कब तक था? 1869 में आता है और ये 72 तक रहता है, इसी के काल से संबंधित था, लॉर्ड मेयो के काल से। देखिए कूका विद्रोह कहाँ होता है? शुरू होता है 1840 में शुरू होता है, और ये चलता है 72 तक कूका विद्रोह। इसके नेता कौन थे? राम सिंह इसके नेतृत्व करता थे कूका विद्रोह के। इतनी सी बात है कूका विद्रोह के बारे में, पंजाब रीजन में हुआ था। तो चलिए अब इसके बारे में हम अलग देखते हैं। अजमेरी, अजमेरी में मेयो कॉलेज स्थापित किया था। सॉरी अजमेरी में बोल रहा हूँ, अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। अजमेर में, अजमेर ये होता है कभी कभी हड़बड़ी में गलत शब्द निकल जाते हैं। अजमेर है यहाँ पे, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना इसने किया था। किसने? लॉर्ड मेयो ने। और इसने क्यों किया था? जो राजा थे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, युवराज उनको कहा जाता है, तो उनको पढ़ने के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना किया था अजमेर में। ये फैक्ट है, याद रखिए, पूछा जा सकता है आपसे। ये खास करके आरपीएससी में ही पूछा जाएगा, आरएएस में पूछा जाएगा, और यूपी में तो बिल्कुल चांस कम है, लेकिन यूपी पूछ सकता है भाई, क्योंकि ये बार पूछ लिया था सुएज कैनाल के उत्तर में सबसे कौन स्थित है। वो खास करके इजिप्ट के में पूछा जाना चाहिए, लेकिन पूछ लिया था यूपी में,
यहाँ भी पूछा जा सकता, तो आप याद रखिएगा। मेयो कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो अजमेर में था। अगर आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ करने की बात की तो लॉर्ड मेयो को ही जाता है कि आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति इसी ने बनाया था। अगर हम ये कहें कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था, तो भी कृषि विभाग की स्थापना भी लॉर्ड मेयो ने ही किया था। प्रथम जनगणना 1972 में किसने करवाया था? बताइए, लॉर्ड मेयो ने ही करवाया था। 72 तक यहाँ रहता है, अभी हमने बताया है कि आता है 1869 में, और ये 72 तक रहता है। तो 72 में ही जनगणना करवाएगा ना, और नियमित जनगणना यही करवाता है, लॉर्ड मेयो ही। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करता है, और पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या हो जाती है। तो ये यूपी में, तो आप ये चीज़ें हमेशा मान के चल सकते हैं कि उसकी मृत्यु कहाँ हुई, किस डेट को उसने क्या किया, ये पहले से पूछा जाता है, अभी भी पूछा जा सकता है। तो उसकी हत्या हुई थी पोर्ट ब्लेयर में। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुतुब उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था? कुतुब उपनाम से कौन फारसी कविताएं लिखता था? ये दिया हुआ सिकंदर लोदी, बी दिया है जैनुल आबिदिनी, सी दिया हुसैन शाह सरकी, और डी दिया मोहम्मद खिलजी। तो कौन था जो कुतुब के नाम से अपनी फारसी कविताएं लिखता था? यहाँ पे देखेंगे आप, जुनैल जैनुल जैनुल आबिदिनी था। ये कहाँ का शासक था? ये जम्मू कश्मीर का शासक था। और ये पता है कितने मामलों में ज़्यादा बेहतर था? ये कश्मीरी जानता था, कश्मीरी भाषा जानता था, फारसी जानता था ये आदमी, संस्कृत भी जानता था, और इनफैक्ट अरबी भी जानता था। मतलब चार चार भाषाओं का ज्ञाता था ये जैनुल आबिदिनी। ये चार भाषाओं को जानता था। और ये जो फारसी में अपने लिखता था अपना कविताएं, उसको क्या कहते, कुतुब कहता था। उसका उपनाम था कुतुब। इतनी सी बात आप याद रखिएगा। कुतुब का संबंध किससे? कुतुब उपनाम से कौन फारसी कविताएं लिखता था? जैनुल आबिदिनी, जो कि जम्मू कश्मीर का शासक था। चलिए अगला है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपनी निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में खलीफा के नाम पर खुतबा खुतबा पढ़ने से मना कर दिया? ए दिया अलाउद्दीन खिलजी, बी दिया मोहम्मद बिन तुगलक, सी दिया हुआ सिकंदर लोदी, और डी दिया इब्राहिम लोदी। तो किसने किसने अपने शासनकाल में अरब प्रारंभिक दौर में खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ने से मना कर दिया था? उसको खुतबा पढ़ने, खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ने से रोक दिया था। तो बताइए कौन था? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे देखें तो हम कौन होगा, बताइए? मोहम्मद बिन तुगलक होगा या फिर अलाउद्दीन खिलजी होगा? बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए, अगर आपने अलाउद्दीन खिलजी लगाया तो बिल्कुल गलत है, मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? खुतबा पढ़ने, खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ने पर रोक लगा दिया था अपने प्रारंभिक दौर में। बाद में शुरू हो जाता है, लेकिन प्रारंभिक दौर में इसने बैन लगा दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला देखते हैं। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन है? कांग्रेस की एक अधिवेशन हुआ था, उसमें एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल कौन सा है, आपको ये बताना है। ये दिया हुआ लॉर्ड इरविन, कराची अधिवेशन 1931, लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915, सी दिया हुआ है लॉर्ड डफरिन 1885 ईस्वी में, बम्बई, और डी दिया हुआ लॉर्ड हार्डिंग, लखनऊ 1916। तो बताइए इनमें से किस अधिवेशन में और कौन सा वो गवर्नर जनरल था जो भाग लिया था कांग्रेस के अधिवेशन में? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। लॉर्ड विलिंगटन जो था, लॉर्ड विलिंगटन, ये कहाँ से संबंध रखता था? लॉर्ड विलिंगटन जो था ये बम्बई से संबंध रखता था। और 1915 में जो बम्बई में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था। और ये जो था बम्बई भाग का गवर्नर था लॉर्ड विलिंगटन, तो इसने उस समय भाग लिया था। बस यही फैक्ट है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंकिंग निम्न में से कौन है? मतलब यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित कौन सा भारत का पहला बैंक था? ए दिया पंजाब नेशनल बैंक, बी दिया अवध कमर्शियल बैंक, सी दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और डी दिया बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। पहला अगर देखें इंडियन बैंक जो कि बेस्ड था यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम पे, वो कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1770 में हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था। इतनी सी बातें अब याद रखिएगा।
कभी मिलाने के लिए आ सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन उससे नहीं बनेगा। 18वीं शताब्दी में अधिकांश यूरोपीय देशों में भारतीय वस्त्रों के आयात पर तो प्रतिबंध या भारी शुल्क लगा दिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश था इसमें अपवाद था, जहाँ पे भारी शुल्क या प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे? तो बताइए कौन सा देश था? ए नीदरलैंड, बी इंग्लैंड, सी डेनमार्क और डी फ्रांस। तो कौन सा देश था इसमें से जिसने ना शुल्क लगाया था और ना ही प्रतिबंध लगाया था? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। वो हॉलैंड है या नीदरलैंड, दोनों एक ही शब्द है। हॉलैंड कहीं मिल सकता है आपको, कहीं नीदरलैंड मिल सकता है, दोनों एक ही है। इसका आंसर हो गया ए। ए जो था उस समय किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया था, जबकि सभी देशों ने लगा दिया था। निम्न में से किस घटना का संबंध भगत सिंह से नहीं है? इसमें से कौन सी ऐसी घटना है जो भगत सिंह से संबंध नहीं है? ए दिया करजन वायली की हत्या, बी दिया केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना, सी दिया पंजाब नौजवान भारत सभा, और डी दिया वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? मतलब सही नहीं है, बाकी सब तो सही होंगे, वही एक सही नहीं है। अगर हम पहले यहाँ पे दूसरे कथन की बात करें, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिए थे, उन्होंने बहला बोला था बहरों को सुनाने के लिए हमने ये फेंका है, तो ऐसे कुछ कथन बोले थे। नौजवान पंजाब नौजवान सभा इन्हीं का था, बिल्कुल सही बात है। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, ये भी सही बात है। यहाँ पे जो दिया हुआ करजन वायली की हत्या कर दिए थे, तो करजन वायली की हत्या किसने किया था? मदन लाल धिंगरा जो थे, उन्होंने लंदन में इंडियन ऑफिस के राजनीतिज्ञ था ये करजन वायली की हत्या किया था वहाँ जाकर के। किन्होंने किया था? मदन लाल धिंगरा ने किया था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर निकल गया ए। तो आप ये बातें बस याद रखिएगा, मदन लाल धिंगरा ने ही हत्या किया था किसका? करजन वायली का। अभी एक मूवी आ रही थी, कौन सी मूवी है बताइए? जलिया बाग हत्याकांड पे। निम्नलिखित में से किस एक स्थल शिल्प पर विष्णु का 12 अवतार दर्शाया गया? विष्णु का जो 12 अवतार है वो किस स्थल पर दर्शाया गया है? ए दिया हाथी गुफा, बी दिया एलोरा, सी दिया उदयगिरी और डी दिया एलिफेंटा। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो कहाँ पे मतलब इसका जो विष्णु के हैं 12 अवतार कहाँ पे दर्शाए गए हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें इसके बारे में गुफा कला के बारे में, तो गुप्त काल में क्या होता है, गुहा स्थापत्य कला विकसित हो जाती है। फिर विदिशा के समीप उदयगिरी में, विदिशा के समीप उदयगिरी में क्या होता है? उदयगिरी में गुफाओं का निर्माण किया जाता है, जिसमें से बराह गुफा जो था, बराह गुफा किसके लिए संबंधित था? विष्णु को समर्पित था। तो यहाँ पे देखेंगे उदयगिरी, हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उदयगिरी में गुफाएं हैं, उसमें बराह गुफा जो है वो विष्णु को समर्पित है। तो इतनी सी बात याद है कि बराह गुफा कहाँ पे है? तो उदयगिरी में है। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन गर्म जलधारा है? आपको ये बताना है। फॉकलैंड, ब्राज़ील, लेब्राडोर और कैनरी। तो बताइए इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर आप लोग फॉकलैंड के बारे में सुने होंगे, थोड़ा भी सुने होंगे फॉकलैंड के बारे में, तो आपको पता होगा ब्राज़ील जो करंट है ऐसे आती है, ऊपर से नीचे आती है, और फॉकलैंड इधर से जाती है। तो वहीं पे फॉग बनता है, ब्राज़ील के पास ही खूब मछलियाँ मारी जाती हैं। तो ये जो फॉकलैंड है ठंडी है, ब्राज़ील गर्म है। हमारा तो एक कैंसिल हो गया, जिसमें ए दिया उसको काट दीजिए, कट गया। अब लेब्राडोर और कैनरी में बचा हुआ है, बताइए ये दोनों कैसी धाराएँ हैं? लेब्राडोर जो है कहाँ चलती है? लेब्राडोर आप लोगों को पता हो कनाडा के पास चलती है, ग्रैंड टैंक के पास। ग्रैंड टैंक का नाम सुने होंगे, वहाँ पे भी फॉग बनता है, तो इसकी वजह से बनता है। ये ठंडी धारा है। कैनरी करंट ये भी ठंडी धारा है। ये भी हमारा आंसर गलत, हमारा सही हो गया केवल ए, सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में सत्य है? कथन एक दिया है, ये प्राचीनतम परतदार चट्टान है। बी अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों में हुआ था, मतलब धारवाड़ क्रम की चट्टानों के समय में ही। सी दिया हो असम के पठारी भागों में ये शिलांग श्रेणी के नाम से विस्तृत है, और डी कह रहा है उपरोक्त सभी सत्य है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए हमने पहले डिस्कस किया था कि पहले हमने देखा था आर्कियन, आर्कियन क्रम की चट्टानें, उसके बाद आर्कियन का अवशेष कौन सा होता है? आर्कियन हो गया, आर्कियन, आर्कियन क्रम की चट्टानें, फिर इसके क्षरण होता है, उसके अवसाद जमते हैं, फिर उसके बाद धारवाड़ का निर्माण होता है। धारवाड़ जिसका हमने बात ही करना है, धारवाड़ का। फिर धारवाड़ के बाद हमने देखा था कुडप्पा, कुडप्पा के बाद बिंदियन, बिंदियन के बाद गोंडवाना। गोंडवाना में ही सबसे अच्छे कोयले पाए जाते हैं, ज़्यादा मतलब भारत में कोयले गोंडवाना क्रम के ही हैं। तो ये सारे फैक्ट हैं, हमें बात करना है धारवाड़ के बारे में। तो धारवाड़ की अगर सबसे पूछा जाए एक फैक्ट आपसे यहाँ पे दिया है, सबसे प्राचीनतम परतदार चट्टान, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आर्कियन जो था वो कौन सा था?
ये ज्वालामुखी से बनता है। अग्नि था, बिल्कुल सही बात है, अग्नि था, रूपांतरित चट्टान नहीं था ये, अग्नि चट्टान था क्योंकि लावा से तुरंत बना हुआ था। फिर इसके जो अवशेष थे वो धारवाड़ बनते हैं, तो धारवाड़ क्या होगा, परतदार चट्टान हो गई, बिल्कुल सही बात है। अब प्राचीनतम है, सबसे पहला है ये परतदार चट्टान, ये फैक्ट है, याद रखिएगा। अरावली, छोटा नागपुर, मेघालय, शिलांग रेंज इसी समय में विकसित हुए थे। कब, जब धारवाड़ का निर्माण हुआ था तभी ये सब विकसित हुआ। अरावली, छोटा नागपुर, मेघालय, शिलांग के पठार, इन सब का इसी समय विकास हुआ था। और दूसरा फैक्ट इसमें याद रखने वाली ये चीज़ है कि अन्य जो विस्तार इसके हैं, पूछा जा सकता है कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है इसका विस्तार कहाँ पे है, हिमालय में किस रीजन में है। तो अब याद रखिए, हिमालय में लद्दाख में है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार। फिर जास्कर में गढ़, जो गढ़वाल आप रीजन जानते होंगे, ये गढ़वाल रीजन हो जाता है अपना उत्तराखंड वाला रीजन, उधर है गढ़वाल में। फिर कुमाऊं श्रेणी में है। इन सारी जगह कौन सा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमें देखने के लिए मिलती हैं। धात्विक और अधात्विक दोनों खनिजों के लिए संपन्न है। हमने पहले सेट में ही डिस्कस किया था कि धात्विक खनिजों और अधात्विक दोनों के दृष्टिकोण से जो धारवाड़ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इसका एक चीज़ बताइए, क्या इसका खनन आसानी से किया है, आर्थिक रूप से दोहन संपन्न है। बिल्कुल सही बात है, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनका आर्थिक रूप से दोहन आसान है, आसानी से किया जा सकता है। लेकिन वहीं आर्गेन का नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत मजबूत चट्टानों से बना हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा बेमेल है, मतलब मिसमैच है, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ पे गलत बन गया है, नॉट करेक्ट पूछ दिया है, जबकि होना चाहिए यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे इसमें जो दिया हुआ विकल्प में, चलिए एक बार देख लीजिए आप, आपको हो सकता तो समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ क्षेत्र दिया हुआ है, झीलें दी हुई है, अब पूछा गया उसके बारे में। अथावस्का, अथावस्का झील कहाँ पे है, इसके तट पे है यूरेनियम सिटी। ग्रेट बियर झील कहाँ पे, पोर्ट रेडियम। और ग्रेट स्लेव झील कहाँ पे, येलो नाइफ सिटी, इसके ग्रेट स्लेव झील के पास। देखिए ये सभी कनाडा में स्थित हैं और ये सभी शहर इन्हीं झीलों पे हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। जबकि क्वेश्चन गलती से इन्होंने दे दिया है कि इनमें से कौन सा बेमेल है, मतलब नॉट करेक्ट है, तो सभी करेक्ट हैं, तो कैसे हम आंसर लगाएं। आप विकल्प देख के यहाँ पर लगा सकते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं दिया है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, अगर ऐसा दिया होता तो वो सही होता, लेकिन दिया नहीं है तो इसलिए क्वेश्चन गलत है। इसका सही आंसर हम ए लगाएंगे। पूछा है कौन सही होगा, मान लेते हैं तो ए सही होगा इसका, क्योंकि सभी शहर उससे संबंधित है। आप एक बार इसको जाँच कर सकते हैं, हमने जाँच करके देख लिया है। चलिए अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे अमृत क्रांति दिया हुआ, भूरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, रजत क्रांति। क्या आप किसी का नाम सुने हुए, गोल्डन रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन, तो बताइए किसी का अगर आपने नाम सुना हो तो आसानी से लगा लेंगे। उम्मीद है आपने किसी का भी नाम ना सुना हो, तो यहाँ पे ब्राउन रेवोल्यूशन का, भूरी क्रांति का नाम सुना होगा कि उर्वरक से है। अगर हम बी का 1 लगाते हैं, बी का 1, तो हमारा 2 एलिमिनेट हो गया, ये दोनों तो नहीं है। अब देखिए सुनहरी क्रांति अगर नहीं पता, गोल्डन रेवोल्यूशन नहीं पता आपको, तो रजत क्रांति तो आपको पता ही होगा। सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित, अंडा उत्पादन से संबंधित है, तो डी का 4 हो गया, डी का 4 एक ही में हमारा ए आंसर करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। देखिए इसका सही इस तरीके से लगाना है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो अमृत क्रांति संबंधित किससे है, तो नदी जोड़ों से परियोजना संबंधित है। और यहाँ पे दिया हुआ है और सुनहरी क्रांति, मतलब सुनहरी क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन, तो ये किससे संबंधित है, फल उत्पादन से संबंधित है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, फिश से संबंधित है। और फिर अगर पूछ लिया वाइट रेवोल्यूशन, तो वाइट रेवोल्यूशन के बारे में पूछ लिया जाए आपसे, तो वाइट रेवोल्यूशन ये मिल्क से संबंधित है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए रेड रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, लाल क्रांति, हिंदी में कहेंगे लाल क्रांति, क्रांति, लाल क्रांति किससे संबंधित है बताइए, ये मीट से, मीट और टोमेटो, पोटैटो, टमाटो है यहाँ पे, पोटैटो नहीं है, टमाटर है, ये चीज़ हो गई लाल क्रांति से। अगर मैं आपसे कहूँ येलो जो रेवोल्यूशन था, पीली क्रांति, पीत क्रांति, पीली क्रांति देता है, येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है बताइए। ये येलो क्रांति जो है ऑयल से, सीड से संबंधित, तिलहन से संबंधित है। गोल्डन रेशा मतलब सुनहरी रेशा क्रांति किससे संबंधित है, हिंदी में कहेंगे सुनहरा रेशा क्रांति, ये जूट या पटसन से संबंधित है। आप बताइए भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कौन सा राज्य करता है, वेस्ट बंगाल करता है। चलिए सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, अभी हमने देखा सुनहरी क्रांति, यहाँ पे दिया हुआ फल उत्पादन संबंधित। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं,
नोआ मंडी लौ अयस्क क्षेत्र झारखंड में स्थित है, बताइए कहाँ पे है ये। मूसावानी उड़ीसा में स्थित तथा यह तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। मूसावानी जो है ये कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है। अगर आपको पता हो तो सी लगाएंगे, नहीं पता तो छोड़ेंगे। तो बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर है। नोआ मंडी लौ एस्क क्षेत्र जो झारखंड में स्थित है, और मूसावानी जो है ये भी झारखंड में, उड़ीसा में नहीं है। हमारा दूसरा गलत है, पहला सही है, इसमें ये आंसर करेक्ट है। जो नोआ मंडी है ये लौ एस्क के लिए है, आयरन ओर के लिए है ये रीजन। और ये कहाँ पे है बताइए। जो सिंह भूमि है उसके वेस्ट पार्ट में ये पाया जाता है। मूसावानी जो ये माइन है वो आयरन ओर के लिए फेमस है, तो ये सिंह भूमि के पश्चिम रीजन में है। लेकिन वहीं देख सॉरी नोआ मंडी पश्चिम रीजन में है। नोआ मंडी जो सिंह भूमि है उसके पश्चिम में, नोआ मंडी सिंह भूमि के वेस्ट में है। अगर ये इसका मूसावानी की बात कर लें तो ये सिंह भूमि के ईस्ट में है, ईस्ट रीजन में है, पूर्वी रीजन में है। और ये किसके लिए, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी का नाम सुने होंगे आप लोग, खेतड़ी कहाँ पे है बताइए। खेतड़ी किस लिए फेमस है। चलिए अगला देखते हैं, खेतड़ी के बारे में आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा, खेतड़ी कहाँ से, राजस्थान से। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा एक सफ़ेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है। आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सा इसमें से सफ़ेद भालू के संरक्षण के लिए फेमस है। जल्दापारा, घाटपर्बा, दाचिंगम और मिरनी पार्क। तो बताइए इनमें से कौन सा सफ़ेद भालू के लिए फेमस है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें सी देखें, दाचिंगम जो है ये सफ़ेद भालू के लिए फेमस है, मतलब उसी के संरक्षण के लिए संबंधित है। और ये जम्मू कश्मीर में J&K में है, जम्मू कश्मीर। और सफ़ेद भालू के संरक्षण को ये डेडिकेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला है, जैव विविधता को अल्फा बीटा गामा में नामक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन किया गया था, किसने किया था अल्फा बीटा गामा में विभाजन। तो बताइए यहाँ पे रेमंडी दास मैन दिया हुआ, बी दिया हुआ, D.R. बैरिस और सी दिया वेटिकर द्वारा, और डी दिया हुआ C.J. बैरो द्वारा। तो बताइए इनमें से किसने अल्फा बीटा गामा विविधता को मतलब ऐसे विभाजित किया था, क्लासिफाइड किया था। क्लासिफिकेशन किसने किया था अल्फा बीटा गामा में, विटेकर ने किया था। विटेकर ने किया था इसका अल्फा बीटा गामा में विभाजन। कब किया था 1972 में, 1972 में किया था विटेकर ने। अब इसके बारे में कुछ और देख लें। अगर अल्फा डाइवर्सिटी की बात किया जाए तो क्या होगा। अल्फा डाइवर्सिटी कहता है कि एक निश्चित क्षेत्र में समुदाय की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, कुल संख्या बताता है, और आनुवांशिक रूप से समरूपता बताता है, का आकलन करता है। बस इतनी सी बात यहाँ पे याद रखिए कि एक निश्चित क्षेत्र में, इतना बड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उनकी संख्या क्या है किसी प्रजाति की, आनुवांशिक रूप से उनका आकलन करता है ये, और वहाँ की विविधता को रिप्रेजेंट करता है अल्फा। अब बीटा की बात कर लें तो बीटा क्या करता है, दो पारतंत्रों के मध्य तुलना करके ये अध्ययन करता है। और ये करता है क्या, दोनों के बीच, मान लीजिए ए हो गया बी होगा, दोनों का तुलना करेगा, और ये कहता है कि एक दूसरे में कितना परिवर्तन आ रहा है, शिफ्ट कितना आ रहा है। अगर मान लीजिए इसमें खराब दशाएं हैं तो इसमें संख्या कितनी बढ़ रही है, इस तरह का आकलन करके ये बताता है। विस्थापन की दर बताता है बीटा, बीटा विस्थापन, इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर यहाँ पे गामा की बात कर लें तो गामा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। गामा भौगोलिक क्षेत्र, आवासों और प्रजातियों की प्रचुरता के बारे में बताता है कि विषमता है, अगर ये है फिर ये है फिर तीसरा, ये तीनों में क्या विषमताएं हैं, दोनों में भिन्नता क्या है, और उनकी क्या बोलते हैं, उनकी संख्या कितनी प्रचुर है किस जगह पे, और क्या भिन्न है इन सबसे कि वहाँ पे उसकी संख्या ज़्यादा है। गामा क्या करता है, अल्फा और बीटा का दोनों का गुणनफल होता है हमेशा गामा, और इसको हम काउंट करने के लिए गामा S1 प्लस S2, और जो दोनों में कॉमन है उसको घटा देते हैं। ये फार्मूला है इसको गामा निकालने के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा एक स्वेज नहर का सबसे दक्षिणतम पत्तन है, आपको ये बताना है स्वेज नहर का सबसे दक्षिणतम पत्तन है। तो देखिए स्वेज नहर से हमेशा UPPCS पूछता रहता है, RO में भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो बताइए सबसे दक्षिणतम पत्तन कौन से हैं, किसके, स्वेज कैनाल के। देखिए अगर स्वेज कैनाल को हम ऐसे कर दें तो आप इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं, सबसे दक्षिणतम ये हो जाएगा और उत्तरी ये हो जाएगा। तो बताइए सबसे दक्षिणतम इसके कौन सा कैनाल है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया। पोर्ट यहाँ पूछा जा रहा है आपसे, स्वेज कैनाल में पोर्ट कौन सा है सबसे दक्षिणतम पोर्ट। तो सबसे दक्षिणतम यहाँ पे पोर्ट हो जाएगा, बताइए पोर्ट स्वेज हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट स्वेज। अगर उत्तरी की बात कर लेता तो उत्तरी कौन सा हो जाता बताइए। उत्तरी सबसे उत्तरी पोर्ट होता है पोर्ट सईद, ये सबसे नॉर्थ में है, मोस्ट नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में। और ये सबसे साउथ में है पोर्ट स्वेज। अब इस तरीके से स्वेज यस से होता है, साउथ भी यस से होता है। अब पोर्ट सईद एन से होता है, तो एन पोर्ट सईद नॉर्थ में, तो याद रखिएगा बस यस आपको पता चल जाएगा कि स्वेज साउथ में,
तो सईद क्या हो गया, ये नॉर्थ में। दोनों वैसे सईद और स्वेज दोनों ऐसे से ही होगा, कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप कोशिश कीजिएगा, किसी भी ट्रिक लगा लीजिए, आप आसानी समझ लीजिए। अगर हम इसके बाद मध्य में बात कर लेते हैं, पोर्ट फैंद है, तौकीद के है और इस्माइलिया है। आपसे ये पूछा जा सकता है ये पोर्ट कहाँ के हैं, तो जो पोर्ट फैंद पूछ ले, फैंद ऐसे लिखेंगे, फैंद फैद फैद, या फिर पूछ ले तौकिया, तौकिया तौकिया आपसे पूछ लिया जाए, या इस्माइलिया पूछ लिया जाए, इस्माइलिया इस्माइलिया, ये कहाँ के हैं पोर्ट, ये सारे स्वेज कैनाल पे ही स्थित हैं पोर्ट, जो कि सेंट्रल पॉइंट है। और नॉर्थ में कौन सा है, नॉर्थ में पोर्ट सईद है, साउथ में कौन सा, पोर्ट स्वेज है। बस इससे बात याद रखिएगा। खाद्य श्रृंखला में चींटी आती है, बता दीजिए, ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है। प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में, द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में, तृतीय मतलब अपघटक की श्रेणी में, और डी कह रहा है ए और सी दोनों श्रेणी में। तो आपको पता होगा जो चींटियाँ होती हैं वो पौधों की पत्तियों को भी खाती हैं, और इसके बाद जो मर जाते हैं जीव उनको भी एक तरह से करती हैं क्या, डीकम्पोजर के रूप में काम करती है। तो हमारा ए और सी दोनों सही है, मतलब डी इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक स्रोतों में से वैश्विक मीथेन का उत्सर्जन सर्वाधिक उत्सर्जन भाग है। जो प्राकृतिक स्रोतों में से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक उत्सर्जित भाग है, कौन सा है, सबसे ज़्यादा मीथेन उत्सर्जन कहाँ होता है, अगर इसमें ऑर्गेनाइज करने के लिए आपसे कहा जाए तो देखिए, अगर जिन लोगों ने आर्द्र भूमियाँ लगा है तो बिल्कुल सही बात है, आर्द्र भूमियों से पहले रैंक पे, तो दूसरे रैंक पे खेत हो जाएगा, तीसरे रैंक पे पशु हो जाएंगे, और चौथे रैंक पे खाद्यान्न खान हो जाएंगे। तीसरे पे करिए खान को, कोयले के खानों से तीसरे रैंक पे हो जाएगा, और यहाँ पे हम कर लेंगे चौथे रैंक पे पशुओं से होता है। ये चीज़ें हमारा यहाँ पे सही आंसर हो गया। जो आर्द्र भूमियाँ हैं इनसे बहुत ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है। चलिए, लेकिन इसके साथ साथ उत्सर्जन तो करते हैं, लेकिन बहुत तरह तरह के लाभ भी प्रदान करते हैं। मतलब जो वाटर होता है उसको रिसाइकिल भी करते हैं आर्द्र भूमियाँ। हज़ारों तरह के बेनिफिट है, बहुत सारे डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको इसमें बताना है, सत्य कथन चुनना है। कथन एक दिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर के केवल मकर रेखा गुजरती है, बताइए इक्वेटर गुजरता है कि नहीं, ये आप सोचिए। दूसरा दिया, ब्राज़ील से विषुवत वृत्त मकर वृत्त दोनों गुजरते हैं। तीन दिया हुआ, मध्य अमेरिका देशों, जो मध्य अमेरिकी देश हैं में केवल ग्वाटेमाला से कर्क रेखा गुजरती है। आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका इस तरीके से है, फिर यहाँ पे छोटा सा पनामा वाला रीजन, इसी को मध्य अमेरिका कहते हैं। फिर इधर से आ गया अपना साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे पनामा कैनाल है, दोनों को जोड़ा गया। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो कह रहा है कि मध्य अमेरिकी देशों में केवल ग्वाटेमाला यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे, तो कह रहा है केवल ग्वाटेमाला से गुजरता है। तो कौन सा सही है इसमें, कर्क रेखा की बात हो रही है। देखिए, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से केवल मकर रेखा गुजरती है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर पूछा जाए तीनों कहाँ से गुजरती है तो कौन सा है, क्या लगाएंगे आप, बताइए, दक्षिण अफ्रीका है। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए आपसे ब्राज़ील से केवल विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तीसरा यहाँ पे गलत है, मैक्सिको जो है वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है मैक्सिको। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एल नीनो का परिणाम नहीं है, एल नीनो का परिणाम इनमें से कौन सा नहीं है। ए दिया हुआ, भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति। बी दिया हुआ, समुद्री मछलियों का घट जाना। सी दिया, पेरू के तट पर अनियमित शीतलहर। और डी दिया हुआ, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो एल नीनो ला नीनो में, एल नीनो और फिर ला नीनो में, तो आप आसानी से को लगा लेंगे। बताइए, जो नॉर्मल कंडीशन होता है क्या होता है, पेरू के कोस्ट पे हम्बोल्ट करंट जाती है, और ये अपने साथ क्या लेके जाती है, ठंडी जल लेके जाती है। यही होता है ना नॉर्मल कंडीशन में, यही होता है। तो बताइए, पेरू करंट का नाम तो आप सुने होंगे। चलिए, पेरू करंट क्या करती है, ठंडी धार लेके जाती है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन एल नीनो के कंडीशन में क्या होता है, वो कमज़ोर हो जाती है, और जो पेरू का कोस्ट है वो गर्म हो जाता है, और फिर वहाँ पे बारिश होने लगता है, विपरीत स्थितियाँ हो जाती थी। जो यहाँ पे दिया हुआ पेरू के तट अनियमित रूप से शीतलित हो जाता है, ये गलत है, अनियमित रूप से गर्म हो जाता है, वहाँ पे बारिश होने लगती है। तो ये चीज़ें हमारा सही आंसर यहाँ पे सी निकल गया। और अन्य चीज़ें बाकी सब सही हैं। यहाँ पे वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति आ जाती है, समुद्री मछलियाँ घट जाती हैं, जब घट बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि जो पोषक तत्व थे पहले आते थे यहाँ पे नीचे से, मान लीजिए यहाँ पे जलवाष्प उठ रहा है, फिर यहाँ हवाएं इधर लेके चली जा रही हैं,
तो होता क्या था कि यहाँ पे ऊपर जल आता था, नीचे से अपवेलिंग होता था, तो पोषक तत्व ऊपर आते थे, मछलियाँ उनको खाने के लिए आती थी। लेकिन अब नहीं हो रहा है क्योंकि सारी परिस्थिति बदल चुकी है, तो जिसकी वजह से मछलियाँ अब कम हो जाती हैं और समुद्री जलवाष्प में अनियमितता आ जाती है। बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक पंबन चैनल द्वारा मुख्य भूमि से पृथक होता है? ए दिया एलिफेंटा द्वीप, बी दिया सालसेट द्वीप, सी दिया रामेश्वर द्वीप और डी दिया परम द्वीप। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो पंबन चैनल द्वारा मुख्य भूमि से अलग होता है? यहाँ रामेश्वरम जो है द्वीप, ये क्या है, तमिलनाडु का भाग है और ये तमिलनाडु से पंबन चैनल द्वारा रामेश्वरम को अलग करता है। तो इसका आंसर हमारा हुआ सी। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। मॉन्ट्रिक्स रिकार्ड का संबंध आर्द्रभूमि स्थल से है। कथन 2 कह रहा है मॉन्ट्रिक्स स्विट्जरलैंड में स्थित है, मतलब इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका जो होता है ऑफिस, ये स्विट्जरलैंड में है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? मुझे सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया बिल्कुल सही बात है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं हम इसमें भारत में कौन कौन से 2 साइट्स हैं जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। चिल्का तो थी लेकिन हट गई। भारत में सबसे ये कहें, किसी क्वेश्चन में आया था, हमने वहाँ गलती से चिल्का बोल दिया था, बोल तो रहे थे कोलेरू, लेकिन टिक हमने चिल्का पर लगा दिया था, इसलिए गलत हो गया था। तो आप लोग याद रखिए कोलेरू जो है वो फ्रेश वाटर है और ये डेल्टा लेक है। चलिए हम यहाँ पे थे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड पे। आपको पता होगा जो चिल्का था वो क्या था, मॉन्ट्रिक्स में था लेकिन हट गया। अब चलिए यहाँ बताइए इस समय कितने 2 हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, दोनों कौन कौन से हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा दिया हो। केवला देव जो है, केवला देव, केवला देव अभी इस समय ये राजस्थान में है, राजस्थान में है। फिर अगर देखें लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ पे है? लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में है। अब संगाई डियर की बात कर लें, डांसिंग डियर की बात कर लें तो यहीं आ जाएगा। ये दोनों अभी भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में पड़े हुए हैं। एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जो है केवला देव तो कब बताते हैं लोग मीठे पानी का जल है, झील है, तो क्यों हो गया है, इसको क्यों डाला गया है? यहाँ पे जो फुंगी पाई जाती है, जिस पे जो यहाँ का हिरन, संगाई हिरन है, इस पर तैरते हैं और हिलता है तो उसको कहते हैं डांसिंग डियर, तो फुंगी नष्ट हो रहा है वहाँ पे अत्यधिक दोहन के कारण, तो इसीलिए उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी रखा गया है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बताइए कौन कौन से हैं। आपको थोड़ा भी याद आ रहा हो तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब इसमें देखें हम तो कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? महाराष्ट्र कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? नहीं, ये दक्षिण में है। उड़ीसा, बताइए, उड़ीसा भी दक्षिण में है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तो सीमा पे ही है, तो फिर कैसे हो सकता है? मेघालय देखें तो मेघालय उत्तर में होता था। हमारा सही आंसर हो गया ये। अब जल्दी से ये 8 राज्यों का नाम बता दीजिए। बताइए कौन कौन से 8 राज्य हैं। गुजरात है, बिल्कुल सही, गुजरात है। फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, एमपी हो गया। अब इसके बाद कौन सा? छत्तीसगढ़ हो गया। ये तो 4 हो गया। फिर और 4 कौन से हैं? झारखंड है, बिल्कुल सही बात है, झारखंड है। वेस्ट बंगाल, ये भी है। त्रिपुरा, ये भी है। फिर मिजोरम, ये भी है। तो कितने हो गए? टोटल 8 होगा। अब इनका काउंट कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के बायोम में सीमित संख्या में वनस्पति पाई जाती है? मतलब यहाँ पे सीमित संख्या, लिमिटेड नंबर में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती है, जैसे कि काई, लाइकेन, ये पाए जाते हैं। तो ए दिया और टैगा में, बी दिया टुंड्रा में, सी दिया सवाना और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर आप लोगों को पता हो थोड़ा बहुत, तो जो टैगा होता है यहाँ पे तो कुछ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, लेकिन टुंड्रा में केवल काई वगैरह ही पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा बी। कौन सा? टुंड्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है, सामान्य रूप से पृथ्वी पर अग्नि शैल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अब इसका कारण देख लेते हैं। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी का 2/3 भाग इन्हीं शैलों से निर्मित है। किससे? अग्नि शैलों से। तो बताइए कारण कथन दोनों सही है? हाँ बिल्कुल, कथन कारण दोनों सही है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कौन सा, जियोग्राफी, तो आप लोगों ने 2 तरह की प्लेटें पढ़ी होंगी, एक निर्माणकारी और एक विनाशकारी। तो जो निर्माणकारी प्लेटें हैं वो नए प्लेटों का निर्माण करती रहती हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे तो निर्माणकारी प्लेटें जो वो कहीं ज़्यादा हैं। तो हमारा सही हो गया यहाँ पे ये। अब बहुत सारे तरीके हैं इसको समझ सकते हैं कि जो अग्नि शैलें हैं हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा है पृथ्वी पाई जाती हैं, और कारण भी बहुत बढ़िया दिया हुआ। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठार इरावती तथा साल्विन नदियों के मध्य स्थित है? अब आपको थोड़ा बहुत इरावती नदी के बारे में आ रहा था, इरावती डॉल्फिन के बारे में आपको पता होगा।
तो बताइए इसके दोनों के बीच में कौन सा पठार स्थित है, आपको ये बताना है। देखिए दोनों के बीच जो स्थित है हुई पठार दिया हुआ है, सान पठार दिया, कोल्डेम पठार दिया हुआ और मलाया का पठार दिया हुआ है। तो बताइए इनमें से कौन सा इरावती नदी और साल्विन नदी के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे स्थित दोनों के बीच में सान पठार स्थित है और जो कि म्यांमार में स्थित है। खनिज संसाधनों के लिए सबसे मतलब काफ़ी आदर्श स्थिति रिप्रेजेंट करता है, ये संसाधनों से युक्त है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है, मिलान करना है आपको। तो बताइए मिलान कीजिए। यहाँ पे बुध ग्रह दिया हुआ है, बृहस्पति दिया है, शनि दिया है, मंगल दिया है। पूछ रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह, लाल ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, सर्वाधिक कक्षीय ग्रह। तो बताइए मिलान कीजिए आप। अगर आप लोगों को थोड़ा भी आइडिया हो तो सबसे बड़ा ग्रह किस पे लगाएंगे आप? सिंपल सी बात है, बृहस्पति लगाएंगे आप। फिर लाल ग्रह की बात कर रहे हैं तो कौन सा है लाल ग्रह? लाल ग्रह नहीं पता तो कोई बात नहीं, बी का 1 देखिए, बी का 1 3 जगह है, तो हमारा सी तो कट गया, सी कट गया। अब बताइए पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? शुक्र है, सिंपल सी बात है। सी का कौन सा हो गया? 3, सी का 3 हमारा एक ही में। देखिए हमने तो एक छांट लिया था, बचा हमारा डी आंसर करेक्ट। थोड़ा सा ही लॉजिक लगाना पड़ा, कोई बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा, इजीली आसानी से हो गया। अब हमें थोड़ा सा ही जो नॉलेज है उसी के बेस पे। अब मंगल ग्रह क्या है? लाल ग्रह इसको कहते हैं। अब यहाँ से मैच करके देख लीजिए, एक का हो गया 4। बुध ग्रह सर्वाधिक क्या करता है? कक्षीय गति करता है। अब फिर हमारा एक कौन सा बचा हुआ हो तो गया, चारों मैच कर लिए हमने। चलिए डी आंसर सही है। चलिए अगला है, निम्नलिखित बंदरगाह पत्तनों में से कौन एक बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? यहाँ पे एक्सटर्नल पोर्ट की बात कर रहा है। एक होता है इंटरनल जो लैंड पे ही स्थित है, एक होता है लैंड से थोड़ी दूर है। तो विशाखापत्तनम, हल्दिया, कोच्चि और तूतीकोरन। बताइए कौन सा है इसमें से एक्सटर्नल पोर्ट का एग्जाम्पल? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे बात करें तो हल्दिया पोर्ट जो है ये एक्सटर्नल पोर्ट का एग्जाम्पल है, बाह्य पोर्ट का। सी पोर्ट भी कहते हैं इसको। कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर दूर है ये हल्दिया पोर्ट। तो इसका सही आंसर हो गया बी। चलिए अगला देखते हैं। सुलीवान खान, सुलीवान खान यहाँ पे माइन है, सलमान खान वाला खान नहीं है यहाँ पे। सुलीवान खान मतलब ये खान है जहाँ पे कुछ निकाला जाता है, खनन किया जाता है, वो वाला खान है सुलीवान खान। विश्व में जस्ता तथा शीशे के निक्षेप में सर्वाधिक समृद्ध है, यह स्थित है कहाँ स्थित है? आपको सुलीवान खान ये बताना है। सलमान खान नहीं, सुलीवान खान है। ए दिया मैक्सिको राज्य में स्थित है, सॉरी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बी दिया मैक्सिको में, सी दिया कनाडा में और डी दिया अर्जेंटीना में। सुलीवान खान कहाँ पे स्थित है? ये माइन है और कनाडा में स्थित है। जिंक और लेड दोनों के लिए बहुत फेमस है। हमारा सही आंसर सी हो गया, कनाडा में स्थित है सुलीवान खान। तो आप सुलीवान खान को याद रखिए, कनाडा में है। और ये जिंक मतलब जस्ता और लेड मतलब शीशा, दोनों के लिए फेमस है, समृद्ध खान है ये। चलिए अगला है, लौ उत्पादक क्षेत्र और देश दिया हुआ है। लौ उत्पादक क्षेत्र और देश दिया हुआ है। अब लारेन कहाँ पे है? मिडलैंड, इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है, आपको ये चयन करना है। मिडलैंड यूके, सी दिया हुआ है किरूना यूक्रेन और डी दिया हुआ कोस्ताने कजाकिस्तान। तो बताइए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें अगर हम देखें तो सी इसमें सही नहीं है। किरूना जो है, किरूना कहाँ पे है बताइए? किरूना स्वीडन में है, यहाँ पे यूक्रेन दिया हुआ है। अब स्वीडन के पास कोई करीबी 2 देशों का नाम बता दीजिए। नॉर्वे फिनलैंड का नाम ले लीजिए, आसान है। तो कौन सा हुआ? किरूना कहाँ पे? स्वीडन में है। लारेन कहाँ पे? फ्रांस में है। मिडलैंड कहाँ पे? मिडलैंड यूके में है। और कोस्ताने, कोस्ताने कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। अब याद रखिएगा, चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यूरेशिया देश तुर्की की सीमा किस एक सागर से नहीं लगती है? जो टर्की है, यूरेशियाई देश है, इसकी सीमा किस एक सागर से नहीं लगती है? बताइए। काला सागर, ब्लैक सी, कैस्पियन सागर, मरमरा सागर, भूमध्य सागर। अगर मैं टर्की की सीमा बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से है टर्की, और मरमरा सी देखेंगे तो सीधे इसके अंदर ही है मरमरा सी। तो हमारा सी तो कट गया। अब फिर देखें वो मेडिटेरियन सी, तो मेडिटेरियन सी यहाँ से पूरा ऐसे फैला हुआ है, मेडिटेरियन सी इधर हो गया। अब ब्लैक सी की बात करेंगे आप, तो ब्लैक सी किधर है? यहीं पे तो है ब्लैक सी, तो ब्लैक सी भी कट गया। कैस्पियन सागर है जो इधर है, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया सी, कैस्पियन सागर। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त प्रसिद्ध तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि तेल वाले शोधन कहाँ पे हैं? कलोल, बकरोल,
और मेहसाना और नौग्राम। तो कहाँ पे स्थित है ये? असम दिया हुआ, बी दिया है तमिलनाडु, सी दिया गुजरात और डी दिया राजस्थान। तो बताइए कलोल, बकरोल और मेहसाना, नौग्राम ये कहाँ पे स्थित है? ये सभी गुजरात के तेल क्षेत्र हैं। सही आंसर हमारा हो गया सी। अगर आपने सी लगाया था तो आपका सही है। चलिए अगले देखते हैं। सैन्य बलों और अर्धसैन्य बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ए दिया राष्ट्रपति, बी दिया उच्चतम न्यायालय, सी दिया उच्च और उच्चतम न्यायालय, डी दिया संसद। तो बताइए ये संसद को प्राप्त है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत करती है इसको? लिमिटेशन लगाती है इस पर, किस पे? फंडामेंटल राइट्स पे इनके। तो ये 34 के अंतर्गत लगाया जाता है। सैन्य और अर्धसैन्य बलों को इनके अधिकारों पर प्रतिबंध संसद लगाती है। तो आर्टिकल 34 याद रखिएगा। आर्टिकल 34 में ये प्रोविजन दिया गया है कि जो सैन्य बल हैं और अर्धसैन्य बल हैं उनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अगर आपने डी लगाया था तो बिल्कुल सही बात है, संसद है। इसके लिए अधिकृत संस्था कौन सी? संसद है। संसद ही इनके अधिकारों पर बैन लगाती है। चलिए अगला है, एक मंत्री जो किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे कितने दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा? 180 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 60 दिन। चलिए आपको अगर ये आइडिया हो कि कितने महीनों के अंदर बनना होगा तो आप दिन आसानी से निकाल लेंगे। आप लोगों को पता होगा कि 6 महीने के अंदर बनना रहता है। अगर 6 को आप 30 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 180 ए में दिया, ये आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर विचार करें। कथन एक दिया हुआ, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, बी दिया राजभाषा का प्रयोग, सी दिया है छठी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। कह रहा है उपरोक्त में से साधारण बहुमत से संशोधित किया जाए। संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं। कौन से संशोधन किए जा सकते हैं? किससे संबंधित? उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। अगर मैं ये कहता हूँ आपसे संविधान संशोधन कितने तरह के होते हैं तो बताइए कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक होता है साधारण संशोधन, साधारण, एक होता है विशेष, दूसरा भी विशेषीय, तीसरा भी विशेषीय। लेकिन ये वो संशोधन तो संघात्मक ढांचे में संशोधन करते हैं, जो यहाँ विशेष वाले हैं संघीय ढांचे में, और तीसरा वो नॉर्मल संशोधन है जैसे कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 75, आर्टिकल 97, आर्टिकल 105, 106, 125, 148 इस तरह का कोई संशोधन किया जाएगा तो वो साधारण बहुमत से संशोधित कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही विशेष बहुमत की बात की जाएगी वो जो संघीय ढांचे से संबंधित है तो इसको 2/3 बहुमत से संशोधन करना कंपलसरी होता है। लेकिन संघात्मक ढांचे की जैसे ही बात होगी तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 2/3 के साथ साथ 50% राज्यों की भी सहमत लेना जरूरी है जो संघात्मक ढांचे से संबंधित है। आप सोचेंगे आपकी संघात्मक ढांचे की पहचान कैसे करेंगे? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रोविजन कौन से किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 54। अगर आर्टिकल 54 में किसी तरह का छेड़छाड़ किया जाएगा तो ये विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। फिर अगर देखें आर्टिकल 55 भी इसी के अंतर्गत आता है। अगर आर्टिकल 55 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अगर उसमें किसी तरह का संशोधन किया जाएगा, अब राष्ट्रपति का नाम होगा तो उपराष्ट्रपति में भी यही प्रोविजन होगा क्योंकि राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ये प्रोविजन हो गया। अब 73, फिर 162, 241 ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं जो ये बताते हैं कि संघात्मक ढांचे में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। मतलब 2/3 बहुमत के साथ साथ 50% राज्यों का भी समर्थन लेना जरूरी है। तो बताइए आप, चलिए हम क्वेश्चन पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में बताइए कौन कौन से हैं? राजभाषा का प्रयोग और छठी अनुसूची और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो जैसा कि अभी हमने बताया आपको संघीय ढांचे से संबंधित प्रोविजन जो भी होंगे वो विशेष बहुमत से संशोधित होंगे। तो ये कथन कर रहा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो बताइए संघीय ढांचे से संबंधित है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हमारा सही आंसर हो गया। 2 और 3 किस में है? 2 और 3, 2 और 3 ए में दिया हुआ है। ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये चयन करना है आपको। कथन 1 दिया हुआ है अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है। कथन 2 दिया हुआ है क्षेत्रीय परिषदें विधिक संस्थाएं होती हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। अगर देखेंगे तो अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है? 263 में क्या लिखा गया? 263 में प्रोविजन किया गया कि अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक संस्था होंगी और इनका गठन किया जाएगा। और वहीं ये जो क्षेत्रीय परिषदें हैं ये कौन सी हैं बताइए? ये विधिक संस्था है। विधिक या वैधानिक संस्था कह सकते हैं, ये विधिक संस्था है। तो दोनों सही है। हमारा सही आंसर सी हो गया। संसद के अधिनियम के द्वारा उसको गठित किया गया है ना, किसको? क्षेत्रीय परिषदों को। और अंतर्राज्यीय परिषदें 263 में दी गई हैं तो दोनों सही हैं। चलिए अगला देखते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे?
अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी दिया JB कृपलानी। तो बताइए मूल अधिकारों से संबंधित जो अल्पसंख्यकों के मूल अधिकार थे उनके सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल लगाया तो बिल्कुल सही बात है। देखिए मूल अधिकार से संबंधित, अल्पसंख्यकों के अधिकार संबंधित, इसके साथ साथ परामर्श समिति के अध्यक्ष यही थे और साथ ही साथ प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर एक कथन आपसे ये पूछा जा सकता है संघ शक्ति के, संघ शक्ति के या फिर संघीय संविधान की समिति के कौन थे अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। बस ये दो फैक्टर थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन एक कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं कर सकती है। बताइए पहला कथन सही है। कथन दो कह रहा है अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है। बताइए कौन सा सही है इसमें? उम्मीद है आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए राज्यसभा जो धन विधेयक पर संशोधन बिल्कुल नहीं कर सकती है, केवल रिकमेंडेशन कर सकती है कि इस तरह का मतलब बदलाव कर दीजिए। मतलब उसको क्या कहते हैं? सिफारिश कहते हैं। सिफारिश केवल कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है। और वो भी अगर 14 दिन के अंदर नहीं देती है तो पास मान लिया जाएगा राज्यसभा से। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए अनुदानों की मांग पर दोनों सदनों में मतदान था, बिल्कुल गलत बात है। ये केवल लोकसभा में होता है। हमारा दोनों कथन इसमें गलत है। अगर इसमें यहाँ पे दिया नहीं हुआ डी मान लीजिए, डी इसमें सही होगा। चलिए उम्मीद आपको समझ में आया होगा पूरा सेट क्वेश्चन। अगर ये सेट पसंद आया हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं।